नहीं होता कि वास्तव में ये जो संरचना है पंचायती राज की, वो किस तरह की संरचना है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में पंचायती राज की स्थापना करें और उन पंचायतों को इतनी शक्तियां प्रदान करें। और एक 73वां संशोधन हुआ पंचायतों को लेकर, पंचायती राज को लेकर, और 74वां संशोधन हुआ नगर पालिका, जो नगर निकाय हैं इनको। तो कपूर साहब, अभी आपने संविधान संशोधनों की बात की कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो संशोधन से पहले जो हमारा पंचायती राज चलता था, किस तरह की व्यवस्था उसमें थी। अब तो काफ़ी परिवर्तन जो है वो हुआ है, उसका विकास भी हुआ है, लेकिन इससे पहले जो 1992 में संविधान में संशोधन किए गए, उससे पहले किस तरह से व्यवस्था चलती थी। देखिए, आप जो हमने पहले बात की कि कैसा शुरू कैसे हुआ, ये जो कमेटी बनी थी, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने जो सिफारिशें दी थी, वो सिफारिशों को स्वीकार किया सरकार ने। वो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कि आप सत्ता जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकारों से हस्तांतरित करके पंचायती राज को दी जाए, ऐसी उन्होंने सिफारिश की और उसको सरकार ने माना। लेकिन संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो एक तरह से जो पंचायती राज 1992 से पहले था, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। अच्छा। तो इसलिए वो राज्य सरकारों पर निर्भर था वो पंचायती राज। अब का जो पंचायती राज 1992 का, वो राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं है, वो तो संविधान में उसकी व्यवस्था है। दूसरी बात, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी, उन्होंने भी 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की। लेकिन और उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, वो प्रत्यक्ष चुनाव से, यानी जनता वोट देकर पंचायत बनाएगी। लेकिन जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद थी, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो इसलिए अब मैं आपको, मुझे भी याद है कि जो ब्लॉक समिति होती थी, उसमें अब क्या होता, 1995 जो पहले इलेक्शन हुए नए पंचायती राज में, उसमें अब ब्लॉक समिति के लिए भी लोग डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। कई जगह 2 पंचायतों से 1 प्रतिनिधि, कई जगह 1 पंचायत से 1 प्रतिनिधि। फिर वो ब्लॉक समिति का गठन, वो इलेक्टेड जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो ब्लॉक समिति बनाते हैं। इससे पहले क्या था, 1992 से पहले, कि जो पंचायत के प्रधान चुने जाते थे, वो प्रधान वहाँ ब्लॉक समिति में सदस्य होते थे और वो ब्लॉक का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनते थे। अच्छा, इसका मतलब कि जो संशोधन के बाद जो है डायरेक्ट चुनाव इनका होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है के लिए। तो ये एक तरह से जिला परिषद भी और पंचायत समिति भी चुनी हुई, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुनी हुई संस्थाएं बनी है। और पहले ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, नहीं, पंचायत समिति को जिला परिषद। बहुत बड़ा परिवर्तन ये है। तो बलवंत राय मेहता की समिति ने तो ये सिफारिश की थी कि जो पंचायत समिति ऐसे होगी, आज भी और पहले भी, एक शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी हो सकती है, कि जो विधायक हैं और जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो भी ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के सदस्य होते, पदेन सदस्य। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे अगर मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो मनाली का विधायक भी ब्लॉक समिति का सदस्य है, पदेन। और जिला परिषद का भी सदस्य है, जितने भी एमएलए जिला के अंदर होंगे, जितने भी एमपी होंगे। और क्योंकि राज्यसभा का तो कोई एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, तो इसलिए वो रजिस्टर्ड जहाँ होता वोटर, वहाँ की ब्लॉक समिति और वहाँ की जिला परिषद का वो सदस्य होगा। पहले भी था ये, अब भी है ये। लेकिन पहले क्या होता था कि चुने हुए सदस्य नहीं होते थे। तो जिला परिषद में जो बलवंत राय मेहता की समिति ने तो जो सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष होगा, और जो ब्लॉक समिति के जो चेयरपर्सन है वो मेंबर होते थे। अब क्या होता है, जिला परिषद के डायरेक्ट इलेक्शन दोनों होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब कुल्लू जिला है, तो कुल्लू जिले में जिला परिषद के 14 वार्ड बनाए गए हैं, यानी कि 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से लोग डायरेक्ट वोट देकर जिला परिषद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि
अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाद में वो चुनेंगे। चुनेंगे। तो ये एक फर्क जो बहुत बड़ा त्रिस्तरीय परिवर्तन है ये। बहुत बड़ा बहुत परिवर्तन है ये। इस तरह से जनता के हाथ में ताकत ज़्यादा दी। एक फ़र्क ये है। फिर एक फ़र्क ये भी है कि जो 1992 से पहले का जो पंचायती राज था उसमें ग्राम सभा की जो आज जो ताकतवर संस्था है, ग्राम सभा संविधान में प्रोविजन है कि गांव स्तर पर जो है, जो पंचायत के स्तर पर है, एक ग्राम सभा होगी जो पहले नहीं थी। पहले कमज़ोर थी ग्राम सभा, अब बहुत ताकतवर है। ग्राम सभा के पास ही बहुत सारी शक्तियां हैं, तो इतनी ताकतवर पहले थी नहीं। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि ग्राम सभा आज की तारीख में या नए इस अधिनियम में कितनी शक्तिशाली संस्था है। चर्चा बड़ी जरूरी है ग्राम सभा। हाँ जी। तो एक तो ये फर्क है। फिर जो आमदनी के साधन है, 1992 से पहले बहुत कम पंचायतों के आमदनी के साधन थे। अब जो है नया जो ये कानून बना है, नए कानून की मैं पहले भी बात कर रहा था, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसमें राज्य वित्त आयोग की भी एक स्थापना की गई है ये संविधान के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो अब एक तो जो पंचायतें हैं उनकी आमदनी के साधन बढ़ गए हैं अब, तो ये ज़्यादा ताकतवर बन गई है। और एक देखो सबसे महत्वपूर्ण फर्क, 1992 से पहले महिलाओं को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को कोई विशेष आरक्षण के प्रावधान नहीं था। अच्छा। ऐसा पहले था कि महिलाएं कोऑप्ट करते थे, महिलाएं चुनी नहीं जाती थी, उनके लिए आरक्षण नहीं होता था, लेकिन कोऑप्ट करने की महिला कोई नहीं तो कोऑप्ट कर लो। अच्छा। लेकिन 1992 के इस अधिनियम में, जो हिमाचल में 1994 का अधिनियम है पंचायती राज का, इसमें आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। और उसमें भी जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों में भी 50% महिलाएं होनी चाहिए। 50%? अच्छा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ये कई राज्यों में 33% है। 33% तो कम से कम है ही है। वो तो जो पार्लियामेंट का कानून है पंचायती राज का उसमें है ही। तो कई राज्यों में 50% है, जैसे हिमाचल में 2008 में जो संशोधन हुआ, 2010 से ये शुरू हो गया। तो इसमें 50% जो हैं कुल महिलाएं, वो महिलाएं होंगी। अच्छा। सीटें। तो ना केवल ये पंचायत के सदस्य, बल्कि पंचायत प्रधान, जो ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत समिति के अध्यक्ष, सभी जगह पर ये आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो 1992 से पहले। अच्छा, एक बात आपने की, शायद दर्शक उसको ना समझ पाए। जैसे आपने कहा कि पहले महिलाओं के आरक्षण नहीं था, महिलाओं के लिए। हाँ जी। तो आरक्षण नहीं था, लेकिन उनको कोऑप्ट कर लिया जाता था। कोऑप्ट करते थे। वो कोऑप्ट से तात्पर्य थोड़ा हमारे दर्शक जानना कोऑप्ट करने का नॉमिनेट करते हैं जैसे। अच्छा, नॉमिनेशन ही है, किसी महिला को नॉमिनेट कर कोई भी। हाँ ओके। तो वो होता था। एक और बात, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि आप भी सोच रहे होंगे कि शहरों में क्या स्थिति है। हाँ, शहरों की स्थिति जानना भी क्या बड़ा ये जरूरी है। पंचायती राज ये शहरों में भी ये लागू होता है? तो नहीं, ये नहीं होता लागू। अच्छा। ये जो पंचायती राज अधिनियम है जैसे हिमाचल का है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जिला परिषद का जो दायरा है वो शहरों में नहीं है। शहर उसके अंदर नहीं आते। और जैसे ब्लॉक समिति है उसमें भी जो अगर शहरी क्षेत्र होगा वो नहीं आएगा। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग तो एक ही समझते होंगे इसको। आप बता रहे हैं कि शहरों के लिए जो व्यवस्था है वो अलग तरह की व्यवस्था है, और जो पंचायती राज का है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, पंचायतों तक इसकी पहुंच है। बिल्कुल जी। जो संशोधन हुआ था 1992 में, वो 2 संशोधन हुए संविधान में। एक 73वां हुआ, ये हुआ ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायती राज। और जो 74वां हुआ वो हुआ शहरी निकाय के लिए, नगर पालिका इत्यादि। तो आप अगर अपने ज़िले के संदर्भ में देखेंगे आप, तो हमारे ज़िले में जो छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर नगर पंचायत होती है। और जो उससे थोड़े बड़े होते हैं तो वहाँ नगर परिषद होती है। जैसे नगर पंचायत अभी भुंतर में है, बंजार में, निरमंड में, ये नगर पंचायतें हैं।
सही। और जो नगर परिषद है जैसे कुल्लू में है, मनाली में है, ये तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बंजार भुंतर से बड़ी हैं, बड़े शहर हैं, तो यहाँ पर नगर परिषद हैं। और इससे भी बड़े जो शहर हैं तो वहाँ पर नगर निगम है। सही। जैसे शिमला में, पहले शिमला ही था, अब तो सोलन भी नगर निगम और है, मंडी भी हो गया धर्मशाला भी है, मंडी भी है। तो इनके लिए अलग कानून है। ये जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 का, ये शहरी निकाय का अलग है, जो 74वें संशोधन के अंतर्गत है। ठीक। तो इस तरह से वो है ये सिमिलर, यानी कि वहाँ भी लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये मोटे मोटे फ़र्क हैं जो 1992 के बाद और 1992 से पहले का जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें ये फ़र्क है। ग्राम सभा में फ़र्क है, आमदनी में फ़र्क है, पंचायतों की ये त्रिस्तरीय जो ढांचा है इसमें फ़र्क है, लोगों की भागीदारी का फ़र्क है, आरक्षण का बहुत बड़ा फ़र्क है, ये फ़र्क है। और एक और बात है, जो पहले पंचायती राज था उसके लिए कोई राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होता था। अच्छा। अब संविधान में संशोधन हुआ है कि जो भी राज्य में पंचायतों के चुनाव होंगे उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाता है। अच्छा। तो जैसे हिमाचल में भी चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों, इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, तो इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग है जो इस चुनाव को करवाता है। जैसे भारत का चुनाव आयोग जैसे संसद के, लोकसभा के या राज्यसभा के, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता, वैसे ही पंचायतों के चुनाव के लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग है। ये भी फर्क है, पहले ये था नहीं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव हैं वो होते हैं। तो ये पंचायती राज बहुत एक तरह से एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक संगठन, संस्थाएं हैं जो ग्रास रूट लेवल पर है। तो ये है हमारी पंचायत वो में इसलिए ताकि अपनी समस्याओं को, जो उन समस्याओं से जूझ रहा है, जो उसके करीब है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ सकता है और आगे रख सकता है। बिल्कुल समता इसी दूरी को दूर करने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए ये व्यवस्था जो है हमारे यहाँ। एक बड़ी रोचक बात और मैं आपसे शेयर करूँगा। अवश्य। आप 1995 में जो चुनाव हुए उससे पहले का दृश्य देखिए आप, राजनीतिक दृश्य। पहले जो विधानसभा के चुनाव होते थे या लोकसभा के चुनाव होते थे उनमें चंद लोग होते थे जो जिनको पार्टियां टिकट देती थी और वो चुनाव लड़ते थे। ज़्यादा गहमा गहमी टिकट के लिए नहीं होती थी, कम होती थी, होती भी थी। लेकिन जब ये नया पंचायती राज आया और ज़िला परिषद के चुनाव हुए, अब आप देखिए कि कुल्लू ज़िला में विधानसभा के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं एमएलए, और ज़िला परिषद के लिए 14 सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा। तो जो ज़िला परिषद के वार्ड हैं उनमें बहुत सारी पंचायतें आती हैं, बहुत सारी पंचायतें। अब आप यहाँ देखेंगे, आप जो हमारी मनाली कंस्टिट्यूंसी है तो इसमें आप देखेंगे कि जो कटराई वार्ड है वो आपका शुरू होता है ऊपर मनाली से लेकर आपका जाके यहाँ पिछली हार पंचायत तक, यहाँ जो लंबा चौड़ा है, पोजल से लेकर हुरंग से लेकर तो आपका डुगीलग तक का एक वार्ड है। तो इतने बड़े क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे आप पलचान से लेकर तो नगर तक का जो वार्ड है वो 1 नंबर वार्ड है हमारे जिला परिषद का। इतने बड़े बड़े वार्ड है, तो वहाँ जो चुनाव होते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो उम्मीदवार बाद में जो जीतते हैं, तो एक तरह से उनको उनका एक आत्मविश्वास बढ़ता है, या वो भी दावेदार बनते हैं कि वो बड़ा चुनाव जैसे विधायक के लिए, एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये अब आप देखते हैं कि नए पंचायती राज से जो उम्मीदवारों की, जो एमएलए के लिए उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है, आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं जब वो इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी बदलाव है एक, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये लीडरशिप, हम ये कह सकते हैं कि जो पंचायती राज है वो लोकतंत्र की बुनियाद है। सही। ना केवल शासन चलाने में कि वो शासन कैसे चलाना है, स्वशासन, बल्कि जो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है, एक स्किल भी कह सकते हैं हम, कौशल भी है लीड करना, तो उसकी भी, उसका प्रशिक्षण भी हो जाता है।
सही। तो लीडरशिप मिलती है समाज में। इस पंचायती राज ने बहुत सारे ऐसे जो नेतृत्व है वो प्रदान किया, ये भी फ़र्क है। सही। अभी आरक्षण की बात चली थी कि महिलाओं की सीट जो है वो 50% कर दी गई हैं, तो इसके नफ़ा और नुकसान मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप थोड़ी सी ये चर्चा आरक्षण को करें। लेकर तो काफ़ी मैं कहूँगा कि इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हम्म, तो इसका सही परिप्रेक्ष्य में समझना ज़रूरी है आरक्षण का। हाँ, वही। पहले तो आपको आरक्षण को समझने के लिए लोकतंत्र को समझना पड़ेगा हम्म, कि जो शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की बुनियाद है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। हम्म, डेमोक्रेसी के अगर पिलर्स हैं तो यही हैं। हम्म, तो समानता जो है वो समाज के अंदर, अगर समाज में समानता है, समानता का अगर भाव नहीं है बल्कि एक वास्तविक जो दिखने वाली समानता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से देखेंगे आप, तो अगर तो समाज में ऐसा है तब तो लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। मजबूत है। अगर समानता नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, तो फिर लोकतंत्र वो सफल नहीं होता है। तो ये संविधान निर्माताओं को इस बात का पूरा ज्ञान था कि भारतीय समाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो सदियों से पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा में, विकास में शामिल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में शामिल नहीं है। तो लोकतंत्र की तो ये ज़रूरत है। इसलिए जो आरक्षण है, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि आरक्षण भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है ये, पर इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक भेदभाव। किस लिए? ताकि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो अपने समाज में मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाकर लोकतंत्र को कामयाब किया जाए। तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं ये पीछे रही हैं। इनको बराबरी पर लाने के लिए संविधान में और भी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप समानता का अधिकार देखेंगे तो समानता का अधिकार कहता है कि सब लोग बराबर हैं, जाति, धर्म, नस्ल, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पर उसमें अपवाद रखा गया है कि अगर सरकार महिलाओं के लिए या कुछ वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सुविधाएं देती तो वो समानता के खिलाफ नहीं माना जाएगा। संविधान में ये प्रोविज़न है। अगर आप 14 से 18 जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भी देखेंगे। उसी तरह से पंचायतों में ये अगर ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती तो शायद ये जो पिछड़े वर्ग हैं इनका प्रतिनिधित्व ना होता। इनको भी इसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं हम, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। तो इसलिए अब आप देखिए कि महिलाएं और ये जो ST SCs के लिए आरक्षण है, ये होने से क्या हुआ कि आपका 50% महिलाएं आ रही हैं। और ये फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा अगर आप 1995 का चुनाव देखेंगे और 2026 का चुनाव देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अब आपको बहुत काबिल, और हिमाचल के संदर्भ में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केरल के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसका साक्षरता दर बहुत अच्छा है और शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। और अब आप देखते हैं कि अब आप आजकल के जो ये परीक्षा परिणाम, जो वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम आए, तो आप देखेंगे कि मेरिट में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं। तो महिलाएं जो है, पहले लोगों का ये मानना था कि जी महिलाएं तो ये चला नहीं पाएंगी पंचायतों को, अब ज़िला परिषद में भी आएंगी, पंचायत समिति में भी आएंगी, पंचायत में प्रधान भी बनेंगी, मेंबर भी बनेंगी, चला नहीं पाएंगी। लेकिन इन जो मैं आपको कह रहा हूँ 95 से लेकर 26 तक, ये जो 30 साल का समय हुआ है, इसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं अभी नॉमिनेशन देख रहा था, चाहे वो पंचायतों में या शहरों में, जब वो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो नॉमिनेशन के समय और उसके बाद जब वो अपना प्रेस वाले पूछ रहे थे, मीडिया वाले पूछ रहे थे उनसे, तो इतना आत्मविश्वास और इतना स्पष्ट रूप से अपने जो उनके विजन हैं डेवलपमेंट के, काम के, वो बिल्कुल विश्वास के साथ, उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको सहारा दे। तो अब काफ़ी बदलाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भागीदारी है वो अब बड़ी इन है। वर्गों की बढ़ रही है। तो एक होता पहले ज़बरदस्ती कि इनको ज़बरदस्ती करो, अब ऐसा समय नहीं है। अब इनमें मुकाबला, पहले तो एक है कि आप वार्ड मेंबर में या प्रधान में या समिति जिला परिषद के लिए आपको करने पड़ेंगे, अब तो आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे, तो इससे जो समानता है ये आएगी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जैसे नॉमिनेशन की बात की काफ़ी, और उनमें आत्मविश्वास भी है और वो करना चाहती हैं कुछ, और उनके लिए अवसर भी है कई जगह। तो इसलिए क्योंकि वो आरक्षित होती है महिलाओं के लिए, तो वो आएंगी। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर मैं आदर्श और यथार्थ की बात करूं तो यथार्थ में ऐसा भी देखा गया है कि किसी जगह से अगर कोई महिला खड़ी हो रही है तो उसके पीछे ज़्यादातर पुरुषों का रहता है कि महिला घर में बैठी है, पुरुष ही सारे कार्य करेंगे। ये भी लोगों के बीच है कि भाई इलेक्शन के लिए तो आप खड़े हो जाते हैं, रिजर्व है तो इसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन जो काम पीछे करते हैं वो उनके श्रीमान पति महोदय कर रहे हैं और वो घर पे बैठती हैं या साइन कर लेती हैं। कई जगह ऐसा भी है व्यवहारिक रूप में, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? ऐसा भी है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप जब ये महिलाएं चुनी जाती हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उनके परिवार से भी उनको समर्थन मिले, उनको सपोर्ट मिले, उनको सभ्य दिया जाए, और समाज में भी वो जो महिला जब चुनाव जीत कर प्रतिनिधित्व करती है लोगों की, अगर उसको ये अवसर दिया जाए कि वो स्वतंत्र रूप से काम करे, कि उसके कामकाज में उसके घर वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो दखलंदाजी ना करें, तो वो अपनी काबिलियत को बिल्कुल बताएगी कि उसमें काबिलियत है। और हमने ये देखा है कि जिन महिलाओं को ऐसा मौका दिया जाता है, घर के लोग उसका सपोर्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, तो वो आज बिल्कुल स्थापित लीडर हैं वो। और ऐसा भी देखा गया है कि जो वो इलेक्टेड हैं, ठीक है कि जो उनका जहाँ पर उनकी जगह होती है वहाँ तो वो पंचायत में जाकर बैठेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और दखल करता है तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि उससे होता क्या है कि उससे जो आपके आरक्षण का जो उद्देश्य है वो डिफीट हो जाता है। हाँ, वही जो महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, या महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, अगर वो अपने दम पर काम करने का उनको मौका नहीं दिया जाए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहले जो उनको आगे बढ़ने से रुकने वाला उनका पतिदेव ही होता है। वो उनको जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं देता, और वो उस तरह से फिर वो एज लीडर तैयार नहीं हो पाती है। और अगर दिया जाए जहाँ पर ये दिया गया है तो ऐसा देखा गया है कि वो बहुत अच्छे साबित हुई हैं, वो अच्छी नेत्री साबित हुई हैं, और वो पंचायतों से आगे जाकर जिला परिषद के चुनाव लड़ रही हैं। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी